हम सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारी चेंजेस हुई, बहुत सारी तब्दीलियां हुई और बहुत कुछ चल रहा है पाकिस्तान टीम में। और ऑब्वियसली एक डिजास्टर वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद ये सब हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, इट वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ दी थी, उसको आप पहले मुझे बताइए कैसा देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। इससे पहले सरफराज अहमद को भी 3 फॉर्मेट की कैप्टनसी से हटाया गया था और अब बाबर, उसके बाद अजहर अली को हटाया गया और अब बाबर आजम को हटा दिया गया। और असल चीज़ ये है कि जब तक आपके पास प्रिपरेशन मुकम्मल नहीं होती, आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं होती कैप्टन की, और आपने कोई ग्रास रूट लेवल से या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से कोई ऐसा प्लेयर भी तैयार नहीं किया होता है, मगर उसके बावजूद फिर आप एक जो आपका बना बनाया कैप्टन होता है, जिसको आप 3-4 साल लेकर चलते हैं, उसको आप ट्रेनिंग तरीके से कैप्टनसी से हटा देते हैं, तो फिर इससे बहुत बड़े मसाइल खड़े होते हैं। और जो नए कैप्टन आते हैं, एक तो उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम अवाम की क्रिटिसाइज़ करती है, उसके बाद फिर उन पर अपनी जो परफॉर्मेंस होती है उनका प्रेशर होता है। और ये 2-3 जो उसके बाद जो दूसरे कैप्टन जिनको आपने हटाया होता है, उनको भी ज़ाहिर है कि उनके कुछ फेवरेट लोग होते हैं बोर्ड में भी और टीम के अंदर भी, वो उनके लिए लॉबिंग करते हैं। तो ये सूरत हाल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए कोई इतनी ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं होगी। अच्छा, ये तो बात हो गई कप्तानी से हटाने की। देखिए, ये सब हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी ऐसे नहीं मिल रहे थे और एज कैप्टन हम बाबर आजम को देख के हमें ये फील भी होता था कि वो फैसले भी उस तरह से नहीं ले पा रहे थे। लेकिन क्या आप समझते हैं शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी ये सही ऑप्शंस हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि जो शान मसूद है उनकी परफॉर्मेंस तो पीछे अगर 14 या 15 इनिंग्स देखें टेस्ट मैचेस की, तो उसमें कंटिन्यू डिक्लाइन था उनकी परफॉर्मेंस में, और वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप हुए थे। फिर उनको दोबारा चांस दिया गया, फिर वो ड्रॉप हुए, तो अब उनको फ्राम नो वे लाकर पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दिया गया। तो सबसे बड़ा प्रेशर उन पर ये होगा कि पहले वो अपनी परफॉर्मेंस करेंगे कि उनकी क्या पाकिस्तान की टीम में जगह सीमेंटेड होती है या नहीं। जब तक आपका कैप्टन खुद परफॉर्म नहीं करेगा, वो टीम को कैसे फ्रंट से लीड कर सकता है। तो ये चीज़ एक क्वेश्चन मार्क होगा शान मसूद पे। और उसके बाद जो शाहीन अफरीदी है, वो इंजरी के बाद डेफिनेट स्ट्रगल कर रहे हैं लॉन्ग फॉर्मेट में, मगर अब देखना होगा कि जो T20 फॉर्मेट है वो किस तरीके से पाकिस्तान टीम को लेकर चलेंगे। और उनका, क्योंकि बाबर का T20 में जो सक्सेस रेट था वो 100% था, तो क्या अब ये शाहीन अफरीदी पे होगा कि क्या वो सक्सेस रेट को मेंटेन करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। अच्छा, ये कुछ यही चेंजेस नहीं हैं जो टीम में हुए हैं, और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जिसमें मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो टीम डायरेक्टर भी बन गए हैं और वो साथ साथ अब पाकिस्तान के हेड कोच भी होंगे फॉर दिस टूर। और साथ साथ इसके अलावा चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज, और इसके बाद फिर और मजीद चीज़ें आती जाती हैं। इनको कैसा देख रहे हैं इन फैसले को? पहले तो मोहम्मद हफीज़ के हवाले से बताइएगा। देखिए, अभी तक इस रोल में उनको देखा नहीं है कि एज ए मैनेजमेंट कि वो किस किस्म का रोल अदा करते हैं, और उसके बाद जो उनकी कोचिंग एबिलिटीज़ हैं वो भी पता चलेगा डेफिनेट जब वो पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे या 1-2 सीरीज़ के बाद। मगर मेरे लिए जो एक क्वेश्चन मार्क ये है कि आपने रिप्लेस किया जब फॉरनर कोचेज़ को, क्योंकि उन पर हमने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, और जो उनका वे ऑफ कोचिंग था वो ना हमें पसंद था, ना आपको पसंद था, और ना पाकिस्तानी नेशन को पसंद था। बिल्कुल सही। और जो हमारा हेड कोच था या डायरेक्टर था वो बाहर से पाकिस्तान टीम की ऑनलाइन कोचिंग कर रहा था, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहे थे। फिर जो आपके बॉलिंग बैटिंग कोच और दूसरे कोचेस थे वो भी कोई ज़्यादा पाकिस्तान को यहाँ पर टाइम नहीं दे रहे थे। अच्छा, ये जो असली बात है ना, जो अभी आपने कही है कि बड़ा प्लेयर होना या एक्सपीरियंस प्लेयर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक अच्छे कोच भी साबित हो जाएं, वो आपको वो पूरी प्लानिंग से और मैन मैनेजमेंट पूरी करना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है क्या मोहम्मद हफीज़ को? बिल्कुल होगी, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्रीज किस लिए होती हैं? आप पूरी दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स साइंसेज, वहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसके कोर्सेज करवाए जाते हैं, उस पर PhD करवाई जाती है, उस पर MPhil करवाया जाता है, और ये बड़ी स्टडीज़ हैं। पूरी दुनिया में जितने भी लोग इस फील्ड में आते हैं तो ये सारा कुछ करके आते हैं, इसीलिए आप फॉरनर्स को हायर करते हैं, बड़े बड़े पैसे उनको देते हैं। तो हमारा कोई भी बंदा जो पाकिस्तान में था, उसकी जो मेरा ख्याल है कि क्वालिफिकेशन देखिए, जो हमारे ज़्यादातर टेस्ट प्लेयर्स हैं उनकी मैट्रिक है या मैट्रिक के अराउंड घूमती है, मैट्रिक फेल या पास इसमें आ जाते हैं। तो अब ये बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि बगैर एजुकेशन के आपने काफ़ी लोगों को अपॉइंट किया पाकिस्तान टीम के साथ, और फिर नीचे वाले लेवल पे, और फिर हमारी यही मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन कल जो पैटर्न इन चीफ है उनके पास जाएंगे कि हमारा ये फेलियर हो गया। भाई, फेलियर तो बात की बात है, पहले आप ये करें कि जो आपने अपॉइंटमेंट की थी, क्या वो लोग ठीक थे, वो इस काबिल थे, उनकी क्वालिफिकेशन इस स्टैंडर्ड की थी कि वो हाईएस्ट लेवल पर जाके मैनेजमेंट या कोचिंग कर सकें। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट था वो था वहाब रियाज के हवाले से। वहाब रियाज एज चीफ सेलेक्टर, इस फैसले को आपने कैसा देखा?
देखिए ये फैसला भी उसी तरीके से है जिस तरीके से बाकी फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। और जिस तरह वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले चीफ सेलेक्टर चेंज किया गया और फिर उसके बाद जो डिजास्टर हुए पाकिस्तान के एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, उसके ड्यूरिंग वर्ल्ड कप आपको चीफ सेलेक्टर को बदलना पड़ा, फिर आप पे काफ़ी ज़्यादा ब्लेम आए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे आनी चाहिए थी, जिसने अपॉइंट किया बगैर देखे और बगैर समझे कि क्या उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं या नहीं है।